फिर दूँ मैं आपको ग्रुप पे टेक्स्ट आ रहेगा, टेस्ट का, ताकि समझ रहे कि टेस्ट किस चीज़ का किस चीज़ का नहीं है। हमारा जो लास्ट चैप्टर हुआ था डेट वाज रिटर्न एंड वेल्थ स्टेटमेंट। अब आगे हमने बात करनी है असेसमेंट की। असेसमेंट क्या होता है और किस तरह से असेसमेंट चलती है वो हमने देखना है यहाँ पे। असेसमेंट में कुछ चीज़ें जो हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट हैं और कुछ चीज़ें बस रीड ओनली हैं। मैं आपको बताता रहूँगा, आपने उसको देखते जाने। अब असेसमेंट क्या होता है? बेसिकली जांच पड़ताल। असेसमेंट का मतलब क्या है? असेसमेंट का मतलब है वेरीफाई करना, जांच पड़ताल करना कि यार ये चीज़ जो है ये ठीक है या ठीक नहीं है। उसके बारे में हम क्या कह रहे होते हैं? असेसमेंट कह रहे होते हैं। असेसमेंट में क्या कुछ शामिल है? असेसमेंट इंक्लूड्स प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट और अमेंडेड असेसमेंट। ये सारी जो है किसका पार्ट बनती हैं? हमारी असेसमेंट का पार्ट ही बन रही होती हैं। अब असेसमेंट क्या होती है? बेसिकली जब आप रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करते हैं, बुक की आप सबके पास बुक्स हैं, हाईलाइट करते जाइए। किसके पास बुक नहीं है? सबके पास है ना बुक्स। हाईलाइट साथ साथ बुक्स पे करते जाइएगा ताकि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ जो है आपने याद रखनी है। देखिए, रिवाइज रिटर्न के अलावा जब आप अपनी नॉर्मल रिटर्न जमा करवाते हैं, जब आप सबमिट करते हैं, तो हम क्या कंसीडर करते हैं? आपकी असेसमेंट हो गई है। हम क्या कंसीडर करते हैं? आपकी असेसमेंट हो गई है। नाउ व्हाट डज इट मीन्स? आपने अक्सर आई कैप का फॉर्म जमा करवाया होगा। आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होते हैं। अब आप जैसे अपनी डिटेल्स सबमिट करवाते हैं, क्लिक करते हैं, वो क्या कहते हैं? फॉर्म एक्सेप्टेड। जब फॉर्म एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि आपने जो जो बातें बताई हैं उससे सारी बातें जो हैं वो क्या कर ली हैं, उस टाइम के ऊपर ठीक मान ली हैं। आपके गिवन इन्फॉर्मेशन को उसने ठीक मान ली है। तो ये से क्या कहते हैं हम? असेसमेंट करना। जब आप रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, जैसे ही आप रिटर्न सबमिट करते हैं तो वो क्या मानता है कि आपकी रिटर्न ठीक जमा हुई है, मान लेते। बाद में जांच पड़ताल होती है, बाद में वेरिफिकेशन होती है कि ये ठीक गलत, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है। लेकिन ऑन स्पॉट जो चीज़ आप उस वक्त जमा करवा देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? असेसमेंट कहते हैं। असेसमेंट मींस के बाय द डिपार्टमेंट आपकी चीज़ को, आपके डॉक्यूमेंट को, आपके रिटर्न को क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपने चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल क्या है? एक्यूरेटली प्रोवाइड की गई हैं। इसे हम क्या कह रहे होते हैं? असेसमेंट कह रहे होते हैं। देखें, अगर आपने कोई रिटर्न सबमिट की है और वो रिटर्न कंप्लीट नहीं है, वो रिटर्न कंप्लीट नहीं है, तो टैक्स पेयर को नोटिस आ जाएगा, ये कमिश्नर कह देगा कि अपनी रिटर्न को कंप्लीट कर दो। अब रिटर्न कंप्लीट कब होगी? ये है कंप्लीट रिटर्न की डेफिनेशन। पेपर में आ सकती है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीट रिटर्न, कि रिटर्न कंप्लीट हमारी कब कंसीडर होती है। देखिए, हम किसी भी रिटर्न को कंप्लीट कब कहेंगे? जब वो अपने प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगी, जो हमने फॉर्म देखा था उसमें ड्यूली साइंड होगी, ऑथराइज्ड है, उसमें तमाम प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन थे वो दिए हुए हैं। अगर बिज़नेस है तो अकाउंट्स की कॉपी, मतलब फाइनल अकाउंट्स की, बैलेंस शीट की कॉपी आपने अटैच की हुई है। उसके अलावा जो टैक्स आपने पे करना है उसके एफिडेविट भी अटैच किए हुए हैं, एविडेंस ऑफ पेमेंट भी अटैच की हुई है, वेल्थ स्टेटमेंट वगैरह भी आपकी अगर है अटैच है और अगर कोई फॉरेन इनकम है वो भी आपने अटैच की हुई है। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएं तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसको कंप्लीट रिटर्न कह रहे होंगे। ये हमारी कंप्लीट रिटर्न जो है वो कंसीडर हो रही होगी। इज़ दैट क्लियर? अगर कोई डेफिशिएंसी है, किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी, तो रिमेंबर कमिश्नर आपको नोटिस इशू करेगा विद इन 180 डेज़ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वाज फर्निश्ड टू कंप्लीट द रिटर्न बाय द डेट मेंशन्ड। ओके, कि नोटिस इशू करने का कि 180 डेज़ में उसने क्या करना होता है? आपको नोटिस जो है इशू करना होता है। अब फॉर एग्जांपल आपका टैक्स ईयर है 2022, ये शुरू हुआ 1 जुलाई 2021 को, ख़त्म होगा 30 जून 2022 को। ऐसे ही है। इसकी हम रिटर्न सबमिट कब करेंगे? अगले साल। ड्यू डेट हमारे पास क्या होती है रिटर्न सबमिट करने की? ये नेक्स्ट ईयर हमारे पास शुरू हो गया है,
30 सितंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 2022 ड्यू डेट है, ऐसे ही है। मतलब इसकी रिटर्न आप जमा करवाएंगे इस ईयर में, इसी तरह से हो रहा होगा। अब उसने क्या लिखा है कि जिस साल आपने रिटर्न जमा करवाई है वो वाला ईयर एंड, ये कब हो रहा है, 30 जून 2023। इस डेट के बाद 180 डेज, कितने दिन हैं, 180 डेज, ये 180 डेज हैं। इन 180 डेज तक क्या कर सकता है, कमिश्नर नोटिस इशू कर सकता है यहाँ पे कि वो रिटर्न जो तुमने यहाँ पे जमा करवाई थी उसमें ये डेफिशिएंसी थी या इसमें ये चीज़ मिस थी, वो हमें कंप्लीट करके दे रहे होना है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप रिटर्न जमा करवाते हैं तो क्या होता है, रिटर्न आपने जमा करवानी है 2022 की, किस टैक्स पे जमा करवा रहे हैं, 2023 में। तो वो ईयर एंड होने के बाद 180 दिन के अंदर अंदर क्या कर सकता है, कमिश्नर जो है वो नोटिस इशू कर सकता है। इस दैट क्लियर, ये समझ आई टाइमलाइन इसकी। कहते जी अगर आप कमिश्नर का नोटिस की नॉन कंप्लायंस करते हैं, कमिश्नर नोटिस दिया कि यार ये चीज़ जो है मुझे सबमिट कर दो, कमिश्नर ने कहा यार ये चीज़ मुझे प्रोवाइड कर दो, आपने वो नहीं किया, आपने वो प्रोवाइड नहीं किया, तो अब क्या होगा, वो आपके रिटर्न को इनवैलिड ट्रीट करेगा। वो क्या ट्रीट करेगा, इनवैलिड ट्रीट करेगा। और इनवैलिड का मतलब है यही ट्रीट किया रहेगा कि आपने कभी भी रिटर्न जमा नहीं करवाई। अब पहला सवाल आता है कि इनवैलिड रिटर्न क्या होती है, क्या होगी, कि अगर आपको कमिश्नर ने कोई इन्फॉर्मेशन कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए कहा था, अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करते तो फिर क्या कहलाएगी, आपकी रिटर्न इनवैलिड रिटर्न कंसीडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर। उसके बाद है अगर आपने एडजस्टमेंट्स वगैरह कोई रिटर्न में करनी है, ये सेक्शन जो है ये आपका रीड ओनली है, बिकॉज अभी तक ये प्रपोज्ड है, ये हमारा अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, प्रपोज्ड है, जिस दिन एक्सेप्ट हो गया ये अप्लाई हो जाएगा। कहते जी अगर आपने कोई इनकम की रिटर्न जमा करवाई है तो उसमें करेक्ट अमाउंट में लाने के लिए, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, टोटल टैक्स कैलकुलेट करना, ये सिस्टम का काम है, ठीक है। तो अगर आप रिटर्न जमा करवा रहे हैं उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर हो गया है, कोई इनकरेक्ट क्लेम वगैरह हो गया है, कोई आपने लॉस आपको डिसअलाउ हो गया है, कोई टैक्स क्रेडिट, कोई डिडक्टेबल अलाउंस आपको डिसअलाउ हो गया है, या कोई लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया है गलत तरीके से, तो इसकी एडजस्टमेंट वगैरह सिस्टम कर लेगा। अगर वो एडजस्टमेंट नहीं होती तो फिर जो है आप क्या कर सकते हैं, उसे लेके चल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या, इसको सुने ध्यान से। आपने अपनी रिटर्न जमा करवा दी, आपको रिटर्न जमा करवा के आप आ गए, कोई मसला नहीं है। अगर सिस्टम ने नोटिस आपको जनरेट कर दिया कि आपके रिटर्न में ये मसला है, ये कैलकुलेशन का एरर है, ये लॉस का एरर है, ये डिडक्टेबल अलाउंस आपने गलत लिया हुआ है, ये अलाउंस आपने ठीक लिया हुआ है, तो वो बताएगा। अगर वो नोटिस इशू करेगा तो हम क्या करेंगे, जाके उस नोटिस को ठीक करवा रहे होंगे। अगर वो नोटिस इशू सिस्टम नहीं करेगा तो हम अपने रिटर्न में जाके कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ऑल्दो मैंने गलत ही रिटर्न क्यों ना जमा करवाई हो, बट मैं कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँगा, ठीक है। अगर वो नोटिस इशू कर देते हैं, अगर आपका कोई रिटर्न में एरर था और सिस्टम ने नोटिस इशू कर दिया, अगर टैक्स पेयर रिस्पॉन्ड कर देता है उस नोटिस को तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। अगर वो नोटिस नहीं रिस्पॉन्ड करता 30 दिन के अंदर, कितने दिनों में, विद इन 30 डेज़, तो फिर सिस्टम खुद से ही एडजस्टमेंट कर देगा जो उसको नेसेसरी लगती हुई होंगी। इज दैट क्लियर, ये क्लियर है। और रिमेंबर, अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी, रिटर्न जमा करवाने के बाद अगर 6 महीने के अंदर अंदर ये नोटिस आपको इशू नहीं हुआ, या इस तरह की एडजस्टमेंट के बारे में, ये जो एडजस्टमेंट है 6 महीने के अंदर अंदर कह दिया तो ठीक है। अगर 6 महीने के बाद कहा जा रहा है ना, या साइलेंट रहा, फिर अगर आपको नोटिस इशू होगा तो वो नोटिस क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो अभी ये भी अप्लाई नहीं हुआ, जिस दिन एफबीआर अप्लाई कर देगा उसको हम क्या करेंगे, हम उसको लेके चल रहे होंगे। अभी सेल्फ असेसमेंट ही है, अभी यही है कि हम जो रिटर्न जमा कराते हैं वही मानी जाती है। जिस दिन ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा उस दिन फिर ये नोटिस वाला सीन भी हमारा अभी ऑन हो जाएगा, अभी ये हमारा एप्लीकेबल नहीं है। अब चूँकि यहाँ पे अरिथमेटिकल एरर उसने कहा है, अरिथमेटिकल एरर का मतलब क्या है कि कैलकुलेशन एरर जो है, प्लस माइनस का या
FTR को कैलकुलेट करने का या MDR कैलकुलेट करने का वो है। इनकरेक्ट क्लेम का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपका एक्सपेंस था और वो आपने अभी क्लेम नहीं किया, या कोई आपका एक्सपेंस नहीं था वो आपने क्लेम कर लिया है। एक्सपेंस था आपका इनकम फ्रॉम बिज़नेस का, आपने गलती से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्लेम कर लिया है, ये आपके क्या कहलाते हैं? इनकरेक्ट क्लेम कहला रहे होते हैं। इनकरेक्ट पेमेंट का मतलब है कोई पेमेंट आपने की है, पेमेंट क्लेम करने जा रहे हैं, बट वो पेमेंट जो है वो सिस्टम से वेरीफाई नहीं हो रही। और डिडक्शंस जो है कि अगर आपको स्टैट्यूटरी लिमिट जो है वो प्रोवाइड की गई है, आप उससे ऊपर की डिडक्शन जो है वो क्लेम करके बैठे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमें पता है कि जो कलेक्शन चार्जेस हैं वो 4% तक ही क्लेम हो सकते हैं। आपने अगर उससे ज़्यादा क्लेम कर ली हैं, 5%, 6% एक्चुअल क्लेम कर ली हैं, तो वो आप क्या हो रहा होगा, ये सारे आपके एरर्स होते हैं। इसकी सिस्टम क्या कर रहा होता है, हमारी सारी की सारी एक्यूरेसी वगैरह जो है वो देख रहा होता है। ओके, ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, जिस दिन एप्लीकेबल हो गया पाकिस्तान में तो फिर इसके मुताबिक हमारी जो है वो क्या हो रही होगी, असेसमेंट हो रही होगी। अभी हमारा सेल्फ असेसमेंट ही चलता है, हम रिटर्न जमा करा के आ जाते हैं, वो रिटर्न हमारी मान लेते हैं, बाद में हमारा खुद बेटर जो है वो चल रहा होता है। उसके बाद है ऑडिट बाय कमिश्नर। ऑडिट क्या होता है? जांच पड़ताल, एक्सट्रीम वेरिफिकेशन। अब ऑडिट कब होता है, क्या होता है, किस तरह से होगा, वो हमने देखना है। पहली बात जो है, ऑडिट आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑडिट में से अक्सर क्वेश्चन जो है वो हमें पेपर में आ रहा होता है कि ऑडिट क्या है, ऑडिट कब कॉल होगा, कब ऑडिट बुलाया जाएगा, वो हमने यहाँ पे देखना है। कहता है जी कमिश्नर जो है वो आपका ऑडिट करवा सकता है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे मंगवा सकता है जिसमें आपके बुक ऑफ अकाउंट है, या कोई भी चीज़ मंगवा सकता है जब आपका ऑडिट हो रहा होगा। कितने अरसे साल पुरानी? रिमेंबर 6 साल, मतलब आप 2023 में खड़े हुए हैं, 2022, 21, 20, 19, 18, 17, वो 2023 में खड़े होकर 2017 के भी डॉक्यूमेंट्स आप के मंगवा के उसका ऑडिट जो है वो करवा सकता है। ठीक है, ऑडिट कौन करेगा कि कोई भी कमिश्नर जो है या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है उसको प्रोवाइड करना है, मशीन वगैरह की एक्सेस देनी है जहाँ जहाँ डाटा स्टोर हुआ, ताकि वो आके डाटा को हमारे क्या कर सकें, असेस कर सकें। अगर कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेस देंगे। फिज़िकल रिकॉर्ड्स मेंटेन है तो हम उन्हें फ़िज़िकल रिकॉर्ड्स की एक्सेस जो हैं वो क्या कर रहे होंगे, प्रोवाइड कर रहे होंगे। और जो ये मशीन्स जो हैं या जो भी डाटा होगा उसके टेस्टेड हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो डिपार्टमेंट क्या करता है, जब ऑडिट कर रहा होता है अपने कब्ज़े में उठा कर ले जाते हैं। अगर हार्ड ड्राइव है तो क्या करेगा, आपके उतारेगा, हार्ड ड्राइव उठा कर ले जाएंगे और कहेंगे जी हम आपका प्रॉपर ऑडिट करेंगे, आपकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करेंगे और आपको बताएंगे कि हम हैं क्या। अब कमिश्नर जो है शैल कंडक्ट एन ऑडिट, जिसमें वो एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स भी कर सकता है, रिकॉर्ड्स भी कर सकता है, वो रेवेन्यू की इंक्वायरी भी कर सकता है, एक्सपेंडिचर की इंक्वायरी भी कर सकता है, एसेट्स के बारे में पूछ सकता है, लायबिलिटीज़ के बारे में पूछ सकता है, और वो कोई भी किसी किस्म की भी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है। कहते जी आफ्टर ऑब्टेनिंग टैक्सपेयर एक्सप्लेनेशन ऑन ऑल द इश्यूज रेज्ड इन द ऑडिट रिपोर्ट द कमिश्नर मे अमेंड द असेसमेंट। जब उसने ऑडिट किया, उससे इशू हुए, उसने आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी कि यार आपके ऑडिट हमने किया, इसमें ये मसाइल हैं। वो सारे मसाइल देखने के बाद वो क्या कर सकता है, वो ऑडिट रिपोर्ट इशू कर देगा। अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के बाद जो आपकी असेसमेंट हुई है, जिसने आपकी ओरिजिनल रिटर्न मांगी थी, उसको भी क्या कर देगा, वो अमेंड कर देगा, उसको भी वो चेंज कर सकता है। अब कमिश्नर के पास पावर है, वो ऑडिट इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकता है, वीडियो लिंक्स के ज़रिए, मतलब जूम मीटिंग पे बैठ के अपना एक बंदा भेजो, करिए ये सामान दिखाएं, वो इलेक्ट्रॉनिकली बैठ के भी कर सकते हैं और फिज़िकली भी कर सकते हैं। उसके बाद वेयर अ टैक्स पेयर हैज़ नॉट फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट और सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन द कमिश्नर शेल डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो प्रिस्क्राइब बाय द FBR। ठीक है, और रेशोज़ क्या होती हैं, जो हम FM में पढ़ के आते हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स ने हमें दी होती हैं। ऑडिट, इसको ज़रा ध्यान से रीड करें तसल्ली से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अटेम्प्ट का कंफर्म क्वेश्चन है इसमें से, इसको बुक से रीड करें, इंपॉर्टेंट होता है। देखें आपको आ रहा है, आपका ऑडिट हो रहा है, बता रहे हैं जी बताएं कितना प्रॉफिट कमाया है, आपको नहीं पता, जैसे सबूत ही नहीं है। सेल्स कितनी हुई है, सबूत ही नहीं है, हम तो कैश पे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, उधार पे लेते हैं, कोई रसीद ही नहीं है। कहते हैं अच्छा बेटा, अगर वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकलता ना,
फिर वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेशोज़ निकालेंगे आपकी। वो कहेंगे आपका बिज़नेस कौन सा है जी, बर्गर स्टॉल है, ओके। कोई चीज़ नहीं है जी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, हर चीज़ कैश पे, ओके। जाएंगे किसी साथ वाले बर्गर स्टॉल के ऊपर, उसको एनालिसिस करेंगे, उसका जीपी मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं, खुद जाकर ना मार्केट में उसको देखेंगे क्या सीन बनता है, क्या सीन नहीं बनता। उसकी बेसिस पे क्या करेंगे, रेशोज़ ला के आप पे अप्लाई करेंगे, तो आप खुद ही रेवेन्यू जो है वो एज्यूम कर लेंगे, या खुद ही जो है आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो एज्यूम कर लेंगे। यहाँ कह देंगे जी हाँ काउंटर कितने का है, लाख का, खुद ही मार्केट असेसमेंट करके रेशोज़ लगा के रेवेन्यू की, एक्सपेंसेस की, प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की, ग्रॉस प्रॉफिट की क्या करेंगे, आपका वो कैलकुलेट करके दे रहे होंगे, ओके। तो इस तरह से क्या हो रहा होता है, गवर्नमेंट कर रही होती है। ये बड़े अब ये अच्छा है, ये रेशो वाला सीन ना बड़ा अच्छा हो गया हुआ है। पहले मैनिपुलेशन होती थी, पहले मतलब ले दे के मामला ख़त्म हो जाते थे कि यार ठीक है कर दो। अब नहीं, हमारा मुल्क में FPR का निज़ाम सीधा हो जाए ना, आपका आधा मुल्क सीधा हो जाएगा टैक्स कलेक्शन के पर्सपेक्टिव पे। तो ये रेशोज़ जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये स्प्रिंग 2022 में पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, जो वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टोरल बेंचमार्क रेशो। ये स्प्रिंग 2022 से क्वेश्चन आ चुका है। ये हमारी पहली अटेम्प्ट थी। अच्छा, अब ऑडिट कौन करेगा, कमिश्नर। उसके अलावा प्राइवेट ऑडिट भी हो सकते हैं, जैसे FBR जो है वो फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है उसको अपॉइंट कर सकती है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की जो फर्म है उनको अपॉइंट कर सकती है कि आप आए, आप ऑडिट करें, या किसी भी पर्सन को कह सकते हैं कि आप आके इस बंदे का ऑडिट कर सकते हैं। और ऑडिट के लिए क्या कर सकते हैं, हम बंदे को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली कौन करता है, FBR खुद कर रहा होता है, लेकिन अब चूँकि क्लाइंट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं, सिस्टम हमारा कम है, तो फर्म्स वगैरह जो हैं उनको अप्रोच करके प्राइवेटली क्या किया जा रहा है, उनसे ऑडिट करवाया जा रहा होता है, ठीक है। क्लियर है ये। उसके बाद है ऑडिट कब कर सकते हैं, कितने से कर सकते हैं, वो देखना है। कहते हैं जी अगर किसी भी बंदे का अगर किसी भी साल में ऑडिट के लिए सेलेक्ट कर ली है, डेट डजेंट मीन कि उसका दोबारा ऑडिट नहीं होगा, फिर पकड़ा जाएगा। वो जब दिल करेंगे उसको पकड़ लेंगे, जब दिल करेंगे उसको रगड़ेंगे, हम उसको ऑडिट जो है वो कर सकते हैं। और इस बेसिस के लिए ऑडिट के लिए सेलेक्ट करने के लिए इवन कमिश्नर की अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप किसी टैक्स पेयर का ऑडिट कर रहे हैं और पिछले 4 साल में उसका ऑडिट दोबारा हो चुका है, मतलब 2020 में आपने उस बंदे का ऑडिट किया था और 23 में दोबारा उसकी इनकम का ऑडिट करने लगे हैं, फिर आप क्या करेंगे, FBR से अप्रूवल लेंगे कि यार ये बंदा बाज नहीं आ रहा, हम इसको दोबारा पकड़ने जा रहे हैं, तो FBR का अप्रूवल लेके क्या कर रहे होंगे, आप उसका ऑडिट कर रहे होते हैं। अदरवाइज रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट करना ऑडिट के लिए कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह लाइक परमिशन की ज़रूरत वगैरह नहीं होती। डन। उसके बाद है FBR जो है ऑडिट के लिए बंदे भी अपॉइंट कर लेता है, एक पैनल भी बना देता है जिसे हम क्या कहते हैं, SAP। ये सुपर पूरे ऑडिट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट SAP है हमारा, जिसे हम स्पेशल ऑडिट पैनल कहते हैं। FBR जो है वो स्पेशल ऑडिट पैनल्स जो है वो अपॉइंट करता है, जो आपका फोरेंसिक ऑडिट भी कर रहे होते हैं इनकम टैक्स का, और वो लाइक डिटेल ऑडिट भी कर रहे होते हैं, फोरेंसिक ऑडिट भी कर रहे होते हैं। अब SAP की कंपोजिशन 4 नंबर का सवाल है, बताएं SAP के मेंबर्स कौन कौन होंगे या किस तरह से स्पेशल ऑडिट पैनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहा होता है। इसकी कंपोजिशन को जो है वो आपने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है कि कौन कौन जो है वो इसका पार्ट बनेगा, वो आपने देखना है। रिमेंबर, सबसे पहले इसमें 2 या उससे ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। एक इसमें होगा ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, जो आपका इनलैंड रेवेन्यू है मतलब FBR है, उसका एक ऑफिसर लाजमी होगा, और ये लाजमी होता है। जो हमारा डिपार्टमेंट है इसका बंदा एक तो लाजमी होगा। इसके अलावा कौन कौन हो सकता है, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, फर्म ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या कोई भी पर्सन जो एक्सपर्ट है, फॉरेन एक्सपर्ट हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, फोरेंसिक एक्सपर्ट हो गया, या जिसको FBR कह दिए, वो ट्रेड का बंदा भी हो सकता है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बंदा भी हो सकता है, वो कोई भी प्रोफेशनल है जो हायर हो सकता है। लेकिन रिमेंबर, इनमें ये जो हमारे पास है ना ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, ये लाजमी होगा, ये लाजमी होगा। दूसरे बंदे के लिए या तीसरे बंदे के लिए, चौथे बंदे के लिए हम इनमें से क्या कर रहे होते हैं, सिलेक्शन कर रहे होते हैं। गॉट इट। अब पैनल बन गया। अब पैनल में मोस्टली 2 3 ये पैनल डिसाइड करते हैं हमेशा ये ऑड नंबर्स में, 3 5 पे रख रहे होते हैं, समटाइम्स 4 भी हो जाते हैं। अगर 3 5 है तो फैसला बड़ा आसान होता है, 2 डिवाइड हो जाएंगे, फैसला हो जाएगा। समटाइम्स
अगर ना हो रहा तो ये क्या करते हैं, ये चेयरमैन बनाते हैं और चेयरमैन लाजमी होगा। जब ये पैनल बनेगा तो क्या होगा, पैनल का एक बंदा चेयरमैन भी होगा। अब वो चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन होगा ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। मतलब ये जो है ना भाई साहब, ये हमेशा क्या होंगे, इनलैंड रेवेन्यू के जो हैं वो चेयरमैन कहलाएंगे। अगर एनी मेंबर जो है दूसरे पैनल का, अगर वो चेयरमैन के अलावा एब्सेंट है तो वो ऑडिट नहीं करवा सकता, ठीक है। और ऑडिट की प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगी और ऑडिट जो है वो होगा वो इनवैलिड कंसीडर नहीं होगा। देखें, अगर चेयरमैन एब्सेंट है ना और आप ऑडिट करने पहुंच गए हैं, वो आपका ऑडिट क्या कहलाएगा, इनवैलिड, बिकॉज वो प्रोसीडिंग वैलिड नहीं रहेंगी। अगर चेयरमैन मौजूद है, उसके अलावा कोई दूसरा बंदा एब्सेंट है और आप ऑडिट करने पहुंच गए हैं, तो वो प्रोसीडिंग आपकी वैलिड कहलाएंगी और वो ऑडिट आपका क्या होगा, वैलिड रहेगा। बिकॉज इंपॉर्टेंट बंदा कौन है, चेयरमैन, जो सरकारी बंदा है, जो हुकूमत का बंदा है। डन। फिर ऑडिट का स्कोप क्या होगा, ये कौन डिटर्मिन करेगा, ये पैनल डिटर्मिन करेगा। और ये केस टू केस बेसिस पे कि हमने स्कोप की क्या इसका ऑडिट करना है। जैसे इसकी बिजनेस इनकम पे हमें डाउट है, इसके प्रॉपर्टीज़ पे डाउट है, इसकी इनकम का ऑडिट करना है, इसके एक्सपेंसेस का ऑडिट करना है। वो स्कोप जो है वो केस टू केस क्या हो रहा होगा, FBI डिटर्मिन कर रहा होगा। जैसे आप सेल्स टैक्स ऑडिट जो है वो बीच में ला के दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कि अगर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के अलावा जो मेंबर्स होंगे, इनमें एक एग्रीमेंट होगा, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी का, कि क्लाइंट्स की बात जो है वो किसी को भी लीक नहीं होगी, दाएं से बाएं नहीं कर रहे होंगे। ये बड़ा अहम होता है। भाई के पास इतने राज है ना, आप पढ़ के भी बता नहीं सकता आप लोगों को, काश मैं बता सकता। जब जाऊँगा ना पाकिस्तान छोड़ के, फिर वहाँ बताऊँगा। भाई बड़े बड़े रिटर्न जमा की हुई हैं, ऐसी बहुत कुछ पता है, बड़े बड़े लोगों का पता है, अडियाला वालों को ही पता है। तो ये है आपके पास स्पेशल ऑडिट पैनल, इसको रीड करें, फिर हम आगे चलते हैं। इसकी कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलें। तो ऑडिट में से अक्सर वो पूछता है और मोस्टली वो पूछेगा पैनल के बारे में और पैनल की कंपोजिशन के बारे में, क्या है और किस तरह से हो रहा होगा। ओके। अब उसके बाद है बेस्ट जजमेंट, जिसे हम कहते हैं एक्स पार्टी एडजस्टमेंट असेसमेंट कह रहे होते हैं। बेस्ट जजमेंट कब कर रहा होता है उसको हमने देखना है यहाँ पे। देखें, अगर कमिश्नर के पास पावर है कि वो किसी भी टैक्स पेयर की असेसमेंट कर सकता है, कि वो ख़ुद से असेस कर लेगा इसकी इतनी इनकम है, इसको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, और वो उसका नोटिस जो है वो क्या कर रहा होगा, उसको फर्निश कर देगा। अब वो कब करेगा, ये जो पावर्स हैं वो इन पावर्स को एक्सरसाइज कब करेगा, वो इन पावर्स का इस्तेमाल कब करेगा, वो इन पावर्स का यूज़ किस वक्त कर रहा होगा, वो हमने देखना है। रिमेंबर, कमिश्नर बेस्ट जजमेंट या एक्स पार्टी असेसमेंट उस वक्त करेगा जब टैक्स पेयर को कहा था रिटर्न जमा करवाओ, उसने रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो कमिश्नर के पास पावर है कि इसकी खुद से इनकम की असेसमेंट करे, खुद से इसके ऊपर टैक्स की असेसमेंट करे और नोटिस भेजे कि भाई ये टैक्स है, ये पेनल्टी हमें पे कर दो। या उसे कहा था कि वेल्थ स्टेटमेंट जो है जमा करो और उसने वेल्थ स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई, तब वो कर सकता है। या उसे कहा था कि अपने कोई भी अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करने चाहिए, या जो स्पेशल ऑडिट पैनल के तरफ से कहा था कि आपने अपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करने, उसने मेंटेन नहीं किए या उसने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं किए, तो फिर कमिश्नर के पास पावर क्या है, वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, जो उसके पास अवेलेबल रिकॉर्ड होगा, उसके मुताबिक क्या करेगा, उसकी इनकम की असेसमेंट करेगा,
कि ये हमारे मुताबिक तुम्हारी ये इनकम बनती है, इसके मुताबिक तुम्हारा ये टैक्स बनता है, काइंडली हमें टैक्स जो है वो पे कर दिया जाए। तो ये कंडीशंस हैं कि इन कंडीशंस में वो क्या कर सकता है, इन कंडीशंस में वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो कर सकता है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? अब है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब हो सकती है। रिमेंबर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैन बी इशूड विद इन 6 ईयर आफ्टर द एंड ऑफ टैक्स ईयर विच इट रिलेट्स। मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपने 2023 की टैक्स ईयर था तो 2022 की असेसमेंट जो है वो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2028 तक वो क्या कर सकता है कि 2022 की कोई भी चीज़, कोई भी इनकम, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी चीज़ मांग सकता है, आपके असेसमेंट वो करवा सकता है। कितने अरसे में? विद इन 6 ईयर जो है वो कर सकता है। अच्छा, अगर किसी पर्सन ने पिछले 5 सालों में टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई हुई थी, एक तो है ना आप रिटर्न जमा करवा रहे हैं, एक बंदे ने पिछले 5 सालों में टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाई हुई थी, तो फिर कमिश्नर के पास पावर क्या है कि वो पिछले 10 सालों में किसी भी साल की आपकी क्या कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो कर सकता है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि कब उसने असेसमेंट करनी है, कब उसने असेसमेंट नहीं करनी। और ये बेस्ट जजमेंट का नोटिस होगा ना, वो उसने 2 साल के अंदर अंदर क्या करना है, पास भी करना है। मतलब अगर 2022 की बेस्ट असेसमेंट वो करना शुरू कर रहा है और उसने 2022 की बेस्ट असेसमेंट का नोटिस इशू कर दिया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उसने इसके बारे में आपसे रिकॉर्ड मांगा 2026 में, उसने आपको नोटिस 2026 में इशू किया था। अब उसके पास बाउंड है कि जब उसने नोटिस इशू कर दिया, नोटिस इशू करने के बाद विद इन 2 ईयर्स वो क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का नोटिस इशू कर रहा होगा। मतलब ये नहीं है कि नोटिस इशू कर दिया और केस उसने खाली छोड़ दिया, बल्कि क्या करना पड़ेगा, उसको केस को कंक्लूड करना पड़ेगा। और वो क्या होगा कि नोटिस इशू करने के बाद 2 साल के अंदर अंदर उसने क्या करना है, अपना केस कंक्लूड करना होगा। गॉट इट? इसको एक दफ़ा रीड कर लें। आगे चले। जो आपको नोटिस दिया था रिटर्न जमा कराने की, आपने रिटर्न जमा नहीं कराई। उसके बाद है हमारे पास अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट,
इसको ज़रा आपने समझना है, लाइक सबसे टेक्निकल एरिया हमारा यही है कि अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब हो सकती है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट या री असेसमेंट ये सबसे टेक्निकल एरिया है, इसको हमने देखना है। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट या री असेसमेंट, या इसे हम कह सकते हैं फर्दर असेसमेंट, ये हमने यहाँ पे देखना है। देखिए असेसमेंट ये है कि आपने रिटर्न जमा करवाई, उन्होंने मान ली। अमेंडमेंट क्या है कि जो आपने रिटर्न जमा करवाई उसमें तब्दीली है, उन्होंने चेंज करके माननी है। और फर्दर अमेंडमेंट क्या है कि उसमें मज़ीद तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रिटर्न जमा करवाते हैं, आप अपने जब इनकम फ्रॉम बिज़नेस डिक्लेयर करते हैं, आप उसमें एक्सपेंस क्लेम करना भूल जाते हैं। आपने रिटर्न जमा कराई, सबमिट की, उसने असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया। अब आप अपना एक एक्सपेंस क्लेम करना भूल गए हैं। अब आप क्या करेंगे, रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे। रिटर्न को रिवाइज़ करेंगे तो जब दोबारा रिटर्न जमा करवाएंगे तो अब वो आपको अमेंडेड ऑर्डर दे देगा कि पहले मैंने तुम्हारी ये रिटर्न मानी थी, अब मैं तुम्हारी नई रिटर्न मांग रहा हूँ। तो इसे हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कह रहे होते हैं। एक तो है कि आप खुद रिटर्न को रिवाइज़ कर रहे हैं, खुद रिटर्न को रिवाइज़ कर रहे हैं तो वो तो ओके है। हमने कंडीशंस पढ़ी हैं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही हो, लॉस कम हो रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, खुद रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ कि आपने रिटर्न जमा करवा दी है, उसमें चेंजेस आ रही हैं, लेकिन वो चेंजेस जो हैं अब आपको पता थी, आपने नहीं की, वो कमिश्नर ने पकड़ ली, अब वो चाहता है कि आप रिवाइज़ करो, वो चाहता है आप अमेंड करो, तो वो क्या करेगा, आपकी अमेंडमेंट करवा रहा होगा। अब कमिश्नर के पास पावर है कि वो उस असेसमेंट को अमेंड कर सकता है, फर्दर अमेंड कर सकता है, री अमेंड कर सकता है। लेकिन टाइम लिमिट क्या है कि कमिश्नर ने जब भी अमेंडमेंट करनी है तो विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर हैज़ इशूड और ट्रीटेड टू हैव इशूड द ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, कि जब उसने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था, उस असेसमेंट ऑर्डर इशू करने के बाद 5 सालों के अंदर क्या कर सकता है, वो फर्दर असेसमेंट या फर्दर अमेंडमेंट ऑर्डर या री अमेंडमेंट ऑर्डर जो है वो इशू कर सकता है। ठीक है, हम इसकी टाइमलाइन बनाते हैं। एक ये टाइमलाइन अगर आपको समझ आ जाती है, ये सबसे टेक्निकल एरिया है जो आपको समझ आ जाएगा। देखिए टैक्स ईयर है मेरे पास 2022, फिर टैक्स ईयर है मेरे पास 2023, टैक्स ईयर 2024, 25, 26, 27, 28 और 2029। इस टाइमलाइन को समझना आपने, फिर हम इस रूल्स में सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस आउट कर रहे होंगे। देखिए टैक्स ईयर 2022 है, ये मेरे पास टैक्स ईयर है, इसकी रिटर्न कब सबमिट हुई होगी, 2023 में, इसी टैक्स में रिटर्न जमा हुई होगी, ऐसे ही है। और जो असेसमेंट ऑर्डर है, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, जिस साल रिटर्न जमा करवाई उसी साल क्या हुआ होगा, हमें ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर भी इशू हो गया होगा। क्योंकि जब हम रिटर्न जमा करवाते हैं उसी वक्त क्या होता है, हमें असेसमेंट ऑर्डर जो है वो आ जाता है, ऐसे ही है। अब ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर 2022 कब इशू हुआ है, 2023 में। अगर इस ऑर्डर में कोई चेंजेस लेके आनी है तो रूल क्या है, विद इन 5 ईयर्स, विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशूड। देखिए ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू हुआ था 2023 में, ये एंड होगा यहाँ पे। अब इसके बाद विद इन 5 ईयर्स हमारे शुरू हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसके पास टाइम है 30 जून 2029 का, कि ये टाइम है, यहाँ तक वो क्या कर सकता है, इस ऑर्डर की जो ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर था इसमें अमेंडमेंट कर सकता है। इस डेट क्लियर, इसकी समझ आई लाइन की। अब दोबारा पढ़ें इस लाइन को और इसको देखें, टाइम लाइन को, तो समझ आती है कि इसने क्या बात की है।
ये हम सिर्फ टाइमलाइन की बात कर रहे हैं कि कब तक असेसमेंट जो है अमेंड हो सकती है। तो एक असेसमेंट ऑर्डर, ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कब तक अमेंड होगा, समझ आ गई? ये क्लियर है सबको? अब है फर्दर अमेंडमेंट। फर्दर अमेंडमेंट का मतलब क्या है? जस्ट टेक एन एग्जांपल, यहाँ पे कमिश्नर ने 30 सितंबर 30 अप्रैल 2029 को कमिश्नर ने क्या किया, आपने रिटर्न सबमिट यहाँ पे की थी, कमिश्नर ने आपको ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया था, कमिश्नर ने उसमें अमेंडमेंट कर दी, कब जाके 30 अप्रैल 2029 को इसने आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो इशू कर दिया। मतलब ये जो ओरिजिनल इशू किया था वो आप 5 मिनट बाद, जो ओरिजिनल इशू किया था पूरे 5 मिनट बाद, जो ये ऑर्डर था आपका ओरिजिनल, इसने उसमें तब्दीली कर दी है, कब? 30 अप्रैल 2029 में। उसे लग रहा है कि यार नहीं, अभी भी इसमें कोई मसला है, तो क्या इसको वो दोबारा अमेंड कर सकता है? द आंसर इज़ यस। क्या इसको फर्दर अमेंड कर सकता है? द आंसर इज़ यस। क्या वो इसको री अमेंड कर सकता है? अगेन द आंसर इज़ यस। अब री अमेंड करना है, फर्दर अमेंड करना है, कब कर सकता है? टाइम लिमिट क्या है? रिमेंबर 5 years from the end of financial year in which the commissioner has issued or treated to have issued the original assessment order। कि अगर इसको उसने अमेंड करना है तो पहला क्या है, वही कि जब ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर ये वाला इशू हुआ था, इसके बाद 5 साल के अंदर अंदर, और 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द अमेंडमेंट वॉज मेड। अब अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे, अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे, इसके बाद 1 साल, इसके बाद 1 साल। अब ये ईयर एंड हो रहा है हमारा 30 जून को, इसके बाद भी मेरा 1 साल क्या बन रहा है, यहाँ तक बन रहा है, तो ये ड्यू डेट होगी 30 जून 2030। दैट इज द टाइम लिमिट कि वो क्या कर सकता है, फर्दर अमेंडमेंट ऑर्डर इशू कर सकता है। मतलब जब आपने ओरिजिनल ऑर्डर इशू कर दिया, ओरिजिनल ऑर्डर इशू करने के बाद 5 साल के अंदर, और अमेंडेड ऑर्डर इशू करने के बाद 1 साल के अंदर, जो इसमें से लेटर इवेंट होगा, जो इसमें से बाद का इवेंट होगा, हम उसमें क्या कर सकते हैं, फर्दर असेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, हम यहाँ पे ले आते हैं 2021। इसको ज़रा समझिएगा, ये टाइमलाइन समझ आ गई, आपका पूरा कंसेप्ट जो है ये हो जाएगा। ये हमारा रिटर्न असेसमेंट अपील का सबसे मुश्किल कंसेप्ट, ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं। पेपर में आता है कि ड्यू डेट क्या होगी, पेपर में ना बस 4 नंबर का कैलकुलेट द ड्यू डेट या व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर द फर्दर अमेंडमेंट या फॉर द री अमेंडमेंट। बच्चे कहते ब्लैंक नहीं हो पाते, और एग्जामिनर यही कहते हैं कि आप लोगों को कंसेप्ट नहीं आते। अब देखिए मेरे पास टैक्स ईयर है 2021 का, इसकी रिटर्न जमा होगी कब जाके, 2022 में। तो हमने रिटर्न यहाँ पे जमा करवाई, और ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर भी हमें कब मिल गया, 2022 में मिल गया। ऐसे ही है। अब इस ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर में अगर हमने कोई अमेंडमेंट करनी है, असूल क्या है, फ्रॉम द एंड ऑफ ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर विद इन 5 ईयर। तो विद इन 5 ईयर होगा 2023, 24, 25, 26, 27। मतलब ड्यू डेट क्या है, 30 जून 2023 है। ये गलत है, यहाँ पे 28 आना चाहिए था। क्या होगा देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, तो 30 जून 2027 मेरे पास क्या है, ड्यू डेट है इसका ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड करने की। ऐसे ही है, ये क्लियर है। अब फॉर एग्जांपल ये ड्यू डेट है आपका, आपने अमेंड कर दिया था, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपने इशू किया 1 मार्च 2025 में।
कब किया इशू? 1 मार्च 2025 में। ये है आपका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अगर इसमें आपने फर्दर अमेंडमेंट करनी हो तो क्या टाइम लिमिट होगी? अब असूल वही है, 5 साल ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर के बाद। अब आपका हुआ, ये था आपका ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर, 5 साल होते हैं, 2023, 24, 25, 26, 27। 5 साल या तो हमारे यहाँ पूरे हो रहे हैं, या है कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जब इशू किया ईयर एंड होने के बाद 1 साल। अब ये हमने इशू किया 2025 में, इसका ईयर एंड कब आ रहा है? इसका ईयर एंड आ रहा है 30 जून 2025। इसके बाद 1 साल बनता है 30 जून 2026। तो 30 जून 2026 दिस और दिस, जो इसमें से लेटर इवेंट है, बाद की डेट कौन सी आ रही है? 2027। तो फर्दर अमेंड करने की ड्यू डेट क्या होगी? 30 जून 2027 होगी। ये सिर्फ रूल है जो सबसे टेक्निकल टेक्स्ट में रूल माना जाता है कि आपने अमेंडेड ऑर्डर या फर्दर अमेंडेड ऑर्डर को किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। तो रूल क्या है? जब आप ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर जमा करवा देंगे, उसके ईयर एंड के बाद 5 साल के अंदर, और अगर फर्दर अमेंडेड ऑर्डर है तो ओरिजिनल अमेंडेड ऑर्डर के बाद 5 साल के अंदर, या अमेंडेड ऑर्डर के बाद 1 साल के अंदर। जो लेटर इवेंट है, जो बाद का इवेंट है, उस पर क्या करना है आपने? आप उसकी अमेंडमेंट, फर्दर अमेंडमेंट या री अमेंडमेंट जो है वो क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इस टाइम लिमिट में। अगर वो आपको इस कंडीशन में अगर वो आपको दे दे फर्दर अमेंडमेंट ऑर्डर जाके 1 अगस्त 2027 को, तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्यों? ड्यू डेट क्या है? 30 जून 2027। तो 30 जून 27 से पहले वो दे दे, आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी, लेकिन इसके बाद होगी फिर वो वैलिड नहीं रहेगी। ओके, ये क्लियर है? ये सबसे टेक्निकल रूल है। आप इसकी अपनी बुक के ऊपर बेशक ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लें समझने के लिए। अगर आपको ये टाइमलाइन समझ आ जाती है, आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। वो 28 होगी, वो हम आगे चले गए थे। ये क्योंकि ये 27 हो रही है, ये 28 है, तो ये भी 28 होनी चाहिए, ये नहीं होगी। अच्छा, जब कमिश्नर ने आपको अमेंडेड ऑर्डर इशू कर दिया, ये था अमेंडेड ऑर्डर या असेसमेंट ऑर्डर इशू करने की ड्यू डेट। ऑर्डर इशू कर दिया, अब उस ऑर्डर के ऊपर काम भी तो करना है, इंक्वायरी भी करनी है, ऑर्डर क्लोज भी तो करना है। तो वो फिर क्या होगा कि कमिश्नर शैल पास अमेंडेड और फर्दर अमेंडेड ऑर्डर विद इन 180 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। हमें आगे ड्यू डेट कि इस ड्यू डेट तक वो क्या हो सकता है? आपकी अमेंडमेंट, री अमेंडमेंट, फर्दर अमेंडमेंट कर सकता है। तो ड्यू डेट आ गई है। जैसे ही उसने आपको शो कॉज नोटिस इशू किया, शो कॉज नोटिस इशू करने के बाद 180 डेज के अंदर क्या करना है? उसने आपको ये अमेंडमेंट ऑर्डर करके देना कि भाई मैंने आपकी अमेंडमेंट कर दी है। ये डेज जो है ये 90 डेज तक क्या हो सकते हैं? एक्सटेंड भी हो सकते हैं, बट उसकी रीज़न जो है वो हमने क्या देनी है? राइटिंग में देनी होगी। लेकिन एक्सटेंशन वाले जो है मतलब डेज में कौन से डेज काउंट नहीं होंगे? रिमेंबर, अगर आपका हेयरिंग जो है वो एडजर्न है, अगर आपका स्टे लिया हुआ है, या अगर आप ADRC में चले गए हैं, या अगर आपकी एग्रीड असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है, तो उसमें हम इसको लेकर नहीं चल रहे होंगे। ओके, उसके बाद है कोई भी असेसमेंट अमेंड या फर्दर अमेंडमेंट कब हो सकती है? जब कमिश्नर का पॉइंट ऑफ व्यू हो कि आपकी कोई ऐसा अमल है, कोई भी ऐसा दखल है जो डिपार्टमेंट के रेवेन्यू के इंटरेस्ट के था प्रीजुडिशियल। इसका मतलब होता है हार्मफुल, जो है ना, प्री जुडिशियल इसका मतलब होता है हार्मफुल, कि आपने कोई चीज़ नहीं बताई, हमारे डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ है, पैसे कलेक्शन जो है कम हो गई है, या आपने इनकम टैक्स कोऑर्डिनेट्स को गलत कैलकुलेट किया है, आपने अपनी इनकम को मिस क्लासीफाई कर लिया है, अदर सोर्स को प्रॉपर्टी में ले गए हैं, बिजनेस को अदर सोर्स में ले गए हैं, या आपने इनकम टैक्स की पेमेंट इनकरेक्ट की है, या आपका रिलीफ जो है इनकरेक्ट हुआ है। अगर ये फैक्टर्स हैं फिर ही क्या होगी? अमेंडमेंट या फर्दर अमेंडमेंट। ऐसे ही मुंह उठा के वो अमेंडमेंट या फर्दर अमेंडमेंट नहीं करेगा। रीज़न जो है वो ये होनी चाहिए, नंबर 1 आपने टैक्स क्लेम इनकरेक्ट किया है, नंबर 2 रिलीफ या रिफ़ंड आपने इनकरेक्ट लिया हुआ है, नंबर 3 आपने ऑर्डिनेंस की एप्लीकेशन जो है वो गलत की हुई है, फिर हम क्या कर रहे होंगे? इसको लेकर चल रहे होंगे। ठीक है,
और कमिश्नर के पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट थी, आपने कंसीलमेंट की है, आपने इनकम की चोरी की है या आपने जान के डॉक्यूमेंट्स छुपाए हैं। अब पेपर में ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पास पेपर में आ चुकी हुई है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हम किसे कहते हैं। तो रिमेंबर क्या होती है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सेल्स, परचेज, सर्विसेज या अदर रिसीट्स, एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट मेड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड। जो सेल्स की हैं, परचेज़ की है, एसेट्स ली हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये हमारे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कहला रहे होते हैं। गॉट इट? इसको सुकून से रीड करें, ये क्रक्स है इस चैप्टर का। सबसे मुश्किल एरिया अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट ही है। अगर ये होता है आपको चैप्टर जो है ये हो जाता है। मेरे कमरे में भेज दो, इनको ले आओ। मेरे रूम में भिजवा दो ना, इनके लिए ले आए आप। अमेंडमेंट असेसमेंट होगी हमारी। अब उसके बाद हम चलते हैं आगे, दैट इज़ एग्रीड असेसमेंट। एग्रीड असेसमेंट उसको देखना है हमने क्या है और किस तरह से होती है। ये अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसको क्रैम करने समझाने की कोशिश की है, समझ आती है, समझ जाएं, सुपर इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं एग्रीड असेसमेंट। एग्रीड असेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने सुलह करनी है। क्या करनी है आपने? क्या कह रहे हो? आपने सुलह करनी है कि क्या हुआ, क्या आपको इशू हो गया नोटिस अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का, या आपको फर्दर असेसमेंट का, या आपको इस तरह के कोई भी नोटिस जो है वो इशू कर दिए गए हैं कि यार आपके पंगे तो हैं, अब हम आपको क्या करने लगे हैं, एक्सपोज करने लगे हैं, आपके पेनल्टीज चलेंगे ये वो। अब आपको नोटिस इशू हुआ, आपको पता है गलती मेरे से हो गई हुई है, घड़ी चोरी की है, मान लो सुकून से, ना इतने मसले होते। अब वो घड़ी चोरी हो गई है, पकड़े भी गए हैं, अब सेटलमेंट होनी चाहिए थी। आप खुद कहते यार हो गया ठीक है कुछ नहीं होता। अब सिमिलरली अगर आपने कोई घड़ी बेच दी है, गेन हो गया, आपने गेन नहीं बताया और पकड़ा गया है, और वो अब आपकी अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करने जा रहे हैं और आपको पता लग रहा है यार मैं पकड़ा जाऊंगा, आप कहते हैं यार सुलह सफाई करते हैं, अपना केस जो है वो क्या करता हूँ मैं, सेटलमेंट जो है वो कर लेता हूँ, मैं अपने केस को सेटल करने के लिए क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो वो क्या करेंगे, आप जाएंगे, आप अप्लाई करेंगे कमेटी को, जिसे हम कह रहे होते हैं असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। क्या कहते हैं? असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी। आप जाके इसे क्या करेंगे, आप जाके इसे अप्लाई कर देंगे और कमिश्नर को भी रिप्लाई कर देंगे कि यार ये मैं जो हूँ क्या करना चाहता हूँ, मैं इस केस को सेटल जो है वो करना चाह रहा हूँ, मैं फर्दर नहीं चाहता, ठीक है आप बताएं। और अब हम एग्रीड असेसमेंट करते हैं, आप कुछ मेरी बात मान लें, मैं कुछ आपकी बात मान लेता हूँ, तो हम इस केस को क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। आप जाके अप्लाई करेंगे किसको, जो आपकी असेसमेंट ओवरसाइट कमेटी है, आप जाके उसको अप्लाई कर देंगे कि मुझे एग्रीड असेसमेंट की तरफ जाना है। अब कमेटी जो है ना वो क्या करेगी, वो आपके केस के रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लेगी, आपको बुलाएगी, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो प्रोवाइड करेगी, सुनेगी, फिर वो आपको ऑर्डर पास कर देगी कि यार हमारे ख्याल से आपको इतना टैक्स पे करना चाहिए, हम आपका केस जो है वो ख़त्म कर देंगे। और उससे पहले कमेटी के पास ये ऑप्शन है। अब यहाँ पे जो पावरफुल है वो कौन है, कमेटी है। कमेटी के पास ऑप्शन है कि वो टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट को यहाँ तो एक्सेप्ट कर ले, या उसे क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, या उसको मॉडिफाई कर दे। ये कमेटी के पास पावर है। अगर टैक्स पेयर ने एग्रीड असेसमेंट के लिए कहा है, कमेटी रिकॉर्ड देखती है, कमेटी मानती है, ठीक है, ये कमेटी के ऊपर, अगर कमेटी मान लेगी तो फिर वो क्या होगा, आगे बात चलेगी। अगर कमेटी बात मान लेती है, उसके एग्रीड असेसमेंट करेगी, वो उसे क्या करेगी, नोटिस दे देगी कि यार इतना टैक्स बनता है, हमने आपका केस देखा है, अब इतना हमें टैक्स पे कर दें, हम आपका केस जो है वो क्लीन कर देंगे, आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड हमें डिसाइड करना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे। कहता जी वेयर द टैक्स पेयर इज़ सेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ कमेटी। कमेटी ने रिकॉर्ड देखे,
कमेटी ने फैसला दिया, अगर टैक्स पेयर उससे एग्री कर जाता है तो टैक्स पेयर जो भी टैक्स होगा, जो भी पेनल्टी होगी, जो भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज कमेटी ने तय किया होगा वो क्या करेगा, जमा करवाएगा। द कमिश्नर शेल अमेंड असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ कमेटी, और जो कमिश्नर है वो भी क्या करेगा, असेसमेंट को अमेंड कर रहा होगा। और इसमें एक चीज़ होगी कि टैक्स पेयर इस कमेटी के डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील नहीं करेगा, इसके ख़िलाफ़ वो अपील नहीं करेगा। ये अगर आप कर लेते हैं तो आपकी एग्रीड असेसमेंट हो जाएगी, कहानी जो है आपकी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कमेटी कंसेंसस पे नहीं आ पाती और यहाँ कमिश्नर जो है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं हो पाता, या आप कमिश्नर के फैसले सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, तो फिर क्या किया जाएगा, आपका केस जो है वो वापस कहाँ दीजिए जाएगा, कमिश्नर को, कि यार ये हम इसको नहीं मैनेज कर सकते, आप खुद जाएं, खुद मैनेज करें, खुद इसकी अमेंडमेंट या फर्दर अमेंडमेंट वगैरह जो है वो क्या करनी है, आपने करनी है। अब कमेटी के मेंबर कौन होंगे, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जो है वो इसके मेंबर होंगे और यही फ़ैसला जो है वो कर रहे होंगे। और जो एग्रीड असेसमेंट होगी, रिमेंबर, ये उन केसेस में नहीं हो सकती जहाँ पे कंसीलमेंट ऑफ इनकम हो या इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है वो रेज़ हुआ हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने घड़ी चोरी की हुई है और आप यहाँ पे चले गए करवाने के लिए, तो घड़ी चोर यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि उसकी यहाँ पे बात नहीं है, कंसीलमेंट ऑफ इनकम है, चोरी है, तो चोरी वाले केसेस यहाँ पे आप नहीं आ सकते। यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशन ऑफ इनकम वगैरह की बातें आ सकती हैं, या अगर एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात हो रही है तो वो भी यहाँ पे नहीं आएंगे। इनके अलावा जो केसेस होंगे वो क्या कर सकते हैं, आप एग्रीड असेसमेंट में जाके देख सकते हैं। ओके, इसको रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। आगे है रिवीजन बाय द कमिश्नर। देखें, कोई ऑर्डर इशू किया हुआ है अथॉरिटीज़ ने किसी भी टैक्स पेयर को, और किसी भी किस्म का ऑर्डर हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स को लेके, इनकम को लेके, टैक्स को लेके। कमिश्नर के पास पावर है कि वो ऑलरेडी इशूड ऑर्डर को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। अब कमिश्नर के पास पावर है, वो किसी भी रिकॉर्ड, किसी भी प्रोसीडिंग, जो भी उसकी सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी, नीचे वाले इंस्पेक्टर हो गया, ऑफिसर्स वगैरह हो गए, उनने जो इंक्वायरी की है, जो मैटर टेकअप किया है, वो किसी भी मैटर का रिकॉर्ड, किसी भी मैटर की प्रोसीडिंग्स जो है वो क्या कर सकता है, बुला सकता है ऑन हिज ओन मोशन, खुद से, या अगर उसको टैक्स पेयर जाके कह दे तो टैक्स पेयर की रिक्वेस्ट के ऊपर भी वो क्या कर सकता है, वो तमाम इंक्वायरीज़ का रिकॉर्ड वगैरह जो है वो मंगवा सकता है। वो खुद से क्या करेगा, वो उस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करेगा, और उसको अगर लग रहा है कि नीचे वाले मातहत अमले ने काम ठीक नहीं किया, तो वो क्या कर सकता है, वो उस रिकॉर्ड की रिवीजन भी कर सकता है। वो क्या कर सकता है, उस रिकॉर्ड की रिवीजन भी कर सकता है। मतलब पहले उसको नोटिस इशू किया था, ये आपने 9 लाख रुपये टैक्स पे करना है, ये रिवाइज करके 7,80,000 कर सकता है। पहले नोटिस इशू किया हुआ था कि ये आपका एक्सपेंस है, मैं क्लेम नहीं करने दूंगा, इसने रिवाइज़ किया, इसने कहा ठीक है क्लेम कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये अक्सर होता है बैड डेट्स वगैरह पे, आप बैड डेट्स क्लेम करने गए, कमिश्नर ने, ऑफिसर्स ने मना कर दिया, आप इसके पास गए, ये सेटिस्फाई हो गया, कमिश्नर इसने क्या कर दिया, आपको अलाउ कर दिया। आप टैक्स, अब अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करवाने के, आपको इंस्पेक्टर ने मना कर दिया, आप इसके पास गए, इसने हियरिंग मंगवाई, इसने रिकॉर्ड देखे, इसने अलाउ कर दिया, तो ये रिवीजन जो है ये कर सकता है। अब ये रिवीजन हो रही है, इसमें वो प्रॉपर प्रोसेस में नहीं पड़े अमेंडमेंट वाले, ये खुद से आप क्या कर रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं। कहते हैं ये जो रिवीजन करेगा ना कमिश्नर, ये प्री जुडिशियल नहीं होनी चाहिए टू द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन। मतलब ये ना हो कि आप नमाज़ें बख्शवाने गए हैं और रोज़े गले पड़ गए हैं, आप अपनी इनकम कम करवाने गए हैं, उसने कहा भाई तेरी इनकम ये बनती है, उसकी इनकम ज़्यादा कर दी है, ये काम नहीं होना चाहिए। मतलब उसकी इनकम आप इन्हेंस नहीं करेंगे जब आप रिवीजन कर रहे हैं, कम कर सकते हैं, टैक्स कम कर सकते हैं, इनकम उसकी इन्हेंस आप नहीं कर रहे होंगे। और कोई भी ऐसा ऑर्डर अगर कमिश्नर पास कर देगा जिसमें उसकी रिवीजन हुई है, तो वो रिमांड बैक कर देगा सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी को, ऑर्डर इशू करेगा
वापस भेज देगा इंस्पेक्टर को या ऑफिसर्स को कि यार ये मैंने ऑर्डर पास कर दिया, उसको रिवाइज़ करो और इसको मॉडिफाई करके ये क्या करना है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। और रिमांड बैक करने का टाइम क्या होगा, 120 डेज़, 120 दिन के अंदर क्या करना होगा, उसने इसको रिमांड बैक करना होगा। क्लियर है ये। उसके बाद है रिवीजन बाय चीफ़ कमिश्नर, कि जो चीफ़ कमिश्नर है वो भी रिवीजन कर सकता है। अब जो चीफ़ कमिश्नर है ये सर्टिफिकेट नॉर्मली इशू कर देता है कि आपकी ये वाली इनकम जो है एग्जाम्प्ट होगी, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपके ऊपर टैक्स जो है वो लोअर रेट पे लगेगा। आपको जो है एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो क्या कर सकता है, चीफ़ कमिश्नर जो है वो दे सकता है। कोई डिस्प्यूट वगैरह है, कोई भी हार्डशिप का केस है, मुश्किल का केस आ गया है कि आप टैक्स पे नहीं कर सकते, तो वो भी कौन दे रहा होगा, कमिश्नर दे रहा होगा। कौन, कमिश्नर, चीफ़ कमिश्नर दे रहा होगा। ये ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर या ऑन इट्स ओन मोशन, ऑन इट्स ओन डिस्क्रिप्शन क्या कर सकता है, ये चीज़ें इशू कर सकता है और चीज़ें वगैरह जो है वो रिवाइज़ कर सकता है। ओके। उसके बाद है प्रोविजनल असेसमेंट। ये होती है आपकी टेम्परेरी असेसमेंट, वक्ती तौर के ऊपर, प्रोविजनली तौर के ऊपर। प्रोविजनल असेसमेंट कब होती है कब नहीं होती वो हमने देखनी है। कहता है जी वेयर अ कंसील्ड एसेट ऑफ अ पर्सन इज़ इम्पाउंडेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, कि अगर किसी बंदे ने अपने एसेट्स चोरी किए थे और वो सरकारी किसी भी एजेंसी ने पकड़ ली हैं, FIA, NAB, FBR, और उनको लग रहा है, दे आर इन द ओपिनियन डैट कि ये एसेट आपने अपने टैक्सेबल इनकम से ही कमाए थे और आपने हमें ना तो उस इनकम के बारे में बताया ना हमें आपने उस टैक्स के बारे में बताया, तो कमिश्नर के पास पावर है, वो क्या कर सकता है, वो आपकी फ़ाइनल असेसमेंट करने से पहले आपका एक प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर जो है वो जारी कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल छापा पड़ा, आपके घर से एक बरामद हो गई लैंड क्रूज़र, अभी कहाँ से ली है, आप चुप हैं कि ठीक है, तो जब बताते हैं बाद में पकड़ेंगे लैंड क्रूज़र, वैल्यू निकालेंगे, रेट निकालेंगे कि भाई पहले ये तो हमें टैक्स जमा करा, बाकी बातें जो हैं वो हम बाद में कर रहे होंगे। तो ये हमारी क्या कहलाती है, प्रोविजनल असेसमेंट कहला रही होती है। या इसके अलावा अगर कोई ऑफशोर एसेट था आपका जो आपने डिक्लेयर नहीं किया, अब देखें ऑफशोर अकाउंट्स हैं, ऑफशोर एसेट्स हैं जो डिक्लेयर कर दिए, कोई मसला नहीं है। अगर डिक्लेयर नहीं किए और पकड़े गए हैं ना आपके, और गवर्नमेंट ने या किसी एजेंसी ने पकड़ लिया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोविजनल असेसमेंट जो है वो करनी पड़ेगी फाइनल असेसमेंट करने से पहले। और कमिश्नर के पास ये पावर्स होती हैं कि उसने प्रोविजनल असेसमेंट को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल क्या करना है, फाइनलाइज़ करना होता है। और ये कंसील्ड एसेट्स या कंसील्ड इनकम क्या होती हैं कि ये वो इनकम है कमिश्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपके पार्ट ऑफ इनकम होनी चाहिए थी, आपने डिक्लेयर नहीं की, आपने छुपाई हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, कंसील्ड एसेट्स कहला रहे होते हैं। और कंसीलमेंट ऑफ इनकम क्या होती है कि आपकी कोई ऐसी रिसीट थी जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए था, आपने वो नहीं बताई। आपने 10 मशीनें बेची हैं, आपको 10 मशीनों का रेवेन्यू मिला है, आपने एक मशीन की रिसीट शो ही नहीं की, इनकम ही शो नहीं की, तो ये क्या कहलाएगी, कंसीलमेंट कहला रही होगी। उसके अलावा आपने कोई ऐसा एक्सपेंस, कोई ऐसी रिडक्शन क्लेम कर ली है जो इनकर ही नहीं हुई थी, ये भी क्या कहलाएगी, कंसीलमेंट कहला रही होगी। उसके अलावा कोई ऐसी इनकम जो एग्जाम्प्ट नहीं थी, आपने उसको एग्जाम्प्ट ट्रेड करवा दिया है, तो ये भी क्या कहलाएगी, कंसीलमेंट ऑफ इनकम ही कहला रही होगी। ठीक है, तो ये आपके पास आती है प्रोविजनल असेसमेंट। कंसीलमेंट ऑफ इनकम जो है साबित करना ये डिपार्टमेंट का काम है, अगर डिपार्टमेंट साबित कर दे तो फिर वो प्रोविजनल असेसमेंट वगैरह जो है वो कर रहा होता है। गॉट इट। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, डैट इज़ ओनली रीड ओनली, इसमें से इतने ज़्यादा पूछने के चांसेस जो हैं वो हमारे पास नहीं है। प्रोविजनल असेसमेंट, रीअसेसमेंट, फर्दर असेसमेंट, ये चीज़ें हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो ऑपरेटिव पार्ट था। अब ये चीज़ें जो हैं हमारी रीड ओनली है। कहते हैं असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर बाय एन एपलेट अथॉरिटी, कि अगर आपने कोई भी असेसमेंट कर दी है, कोई भी री अमेंडमेंट वगैरह कर रही है, तो उसका ऑर्डर कब पास करना है उसके बारे में हमने क्या करनी है, यहाँ पर बात करनी है। कहते हैं इफ़ एन असेसमेंट और अमेंडमेंट इज़ टू बी मेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एपलेट अथॉरिटी
मतलब क्या है कि अगर आपने कहीं पे अपील की हुई है और अपील का फ़ैसला आ गया, उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया है, वो ऑर्डर पास होने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपील की हुई थी ट्राइब्यूनल में, ट्राइब्यूनल का फ़ैसला आ गया, अब जो ट्राइब्यूनल इंस्ट्रक्शन देगा ना, उस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, इन्होंने फुलफ़िल करवाना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। तो जब भी कोई भी एपेलेट अथॉरिटी कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे देगी, प्रोवाइड कर देगी, फिर क्या होगा, तो कमिश्नर, क्योंकि उन्होंने फ़ैसला दिया, अब उस फैसले को लागू करवाना किसका काम है, कमिश्नर का। कमिश्नर क्या करेगा, वो ऑर्डर इशू करेगा विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर इज़ सर्व विद एपेलेट अथॉरिटी। मतलब जिस साल एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आ गया था, उस साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर कमिश्नर ने क्या करना है, उस ऑर्डर को नाफिज करवाना है, उस ऑर्डर को उसने फुलफ़िल करवाना है। इसके अलावा अगर जो हमारे पास एपेलेट अथॉरिटी है उसने कोई डायरेक्ट रिलीफ प्रोवाइड कर दी है, मतलब डायरेक्टली टैक्स कम कर दी है, लॉस वगैरह अलाउ कर दी है, तो कमिश्नर ने उस ऑर्डर को 2 महीने के अंदर अंदर क्या करवाना है, इम्प्लीमेंट करवाना होगा। ये कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डायरेक्ट रिलीफ में 2 महीने और वैसे नॉर्मल ऑर्डर्स में 2 साल के अंदर उसने क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना होता है। ठीक है। उसके बाद है पावर ऑफ टैक्स अथॉरिटीज़ टू मॉडिफाई ऑर्डर, कि कोई भी ऑर्डर इशू हुआ है, असेसमेंट ऑर्डर है, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर है, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर है, कि टैक्स अथॉरिटी के पास पावर्स हैं कि वो उस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली अगर ये हमने जाके सारा अपील्स में पढ़ना है, ये चैप्टर जो है हमने सारा ये अपील्स में पढ़ना है। नॉर्मली जहाँ पे भी क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज़ हो जाए ना, जहाँ पे भी क्वेश्चन ऑफ लॉ रेज़ हुआ हो और वहाँ पे एपेलेट अथॉरिटी ट्राइब्यूनल के पास पावर्स हैं कि वो आपका ऑर्डर जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इवन हायर अथॉरिटीज़ के पास ये भी ऑर्डर हैं कि पावर्स हैं कि वो पिछले ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं, उसको अनल भी कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट के पास पावर्स भी हैं, ट्राइब्यूनल के पास पावर्स भी हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स भी हैं कि वो किसी भी इशूड ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इस चीज़ को ज़रा हाईलाइट कर लेना, ये बड़ा पिद्दा सा है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, पास्ट पेपर में 2 से 3 दफ़ा आया हुआ है कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो डिस्प्यूटेड है, मतलब एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, वो 2 भाइयों के नाम है लेकिन फड्डा पड़ा हुआ है, कौन सा भाई मालक है, कौन सा भाई मालक नहीं है, और वो घर किराए पे भी दिया हुआ है। अक्सर देखा होगा ये प्रॉपर्टी फड्डे वाली है बट प्रॉपर्टी किराए पे गई हुई है, अक्सर सुना होगा आपने। अब उसका किराया भी आ रहा है, अब मालक तय नहीं हो रहा कौन है कौन नहीं है। तो अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है और उससे कोई इनकम आ रही है, उस इनकम की असेसमेंट करनी है, कैसे करेंगे? वो एक को पकड़े या कहते मैं मालिक नहीं हूँ वो मालिक है, उससे पकड़ते मैं मालिक नहीं वो मालिक है, देखिए वैसे दोनों मालिक बन के बैठे जी मैं मालिक हूँ वो मालिक हूँ। अब उन्हें पता है कि अगर जो बंदा मालिक बन जाएगा वो टैक्स पे करेगा। जस्ट सेकंड एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी है 2 कनाल की, उसका टैक्स जो है पेंडिंग है प्रॉपर्टी, अब वो टैक्स बना हुआ है कोई 20-30 लाख रुपया। अब जो मालिक होगा उससे पकड़ेंगे, ये आते हैं भाई हाँ भाई तुम मालिक को टैक्स पे करो, जी मैं मालिक नहीं, वो भाई से मालिक है। भाई के पास जाते हैं, जी मैं नहीं वो मालिक है, फटा पड़ा हुआ है और फटा ले गए कोर्ट में। अब वो वेट कर रहे हैं कि जो मालिक होगा हम उसे टैक्स रिकवर करवाएंगे, इनकम दोनों लड़के ले जाते हैं। अब अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, जिसकी ओनरशिप का केस जो है अगर कोर्ट में चल रहा है, तो जब तक उसका केस कोर्ट में चल रहा होगा उसके ख़िलाफ़ कोई भी टैक्स वाले कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जब कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा, जिस साल फ़ैसला आ गया विद इन 1 ईयर ऑफ ईयर एंड, मतलब अगर 2013 में फ़ैसला आया तो 1 साल के बाद 2014 तक जिसके हक़ में फ़ैसला आया होगा, टैक्स वाले क्या करेंगे, उसी से टैक्स की जो है वो रिकवरी वगैरह करवा रहे होंगे। तो ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी वाला जो है इसको ज़रा आप लोग रीड कर लें। एक छोटा सा है बट पास्ट पेपर में 2 से 3 दफ़ा इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ है, इवन 4 नंबर का सवाल भी आया हुआ है। इसको ज़रा रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है एविडेंस ऑफ असेसमेंट।
देखें, जब भी आपकी असेसमेंट होती है ना, जो भी उसकी आपको प्रोडक्शन कॉपी मिल जाती है, ये सबूत है कि आपकी असेसमेंट जो है वो हो चुकी हुई है। तो जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, ये कंक्लूसिव एविडेंस है कि जो भी आपने पर्टिकुलर जमा करवाए थे वो सारे क्या थे, करेक्ट थे, वो सारे क्या थे, एक्यूरेट थे। हमने क्या कर लिया, आपकी असेसमेंट वगैरह जो है वो कर ली हुई है। देखें, कोई भी असेसमेंट हो जाए, कोई भी ऑर्डर, देखें असेसमेंट ऑर्डर है मान लिया, या कोई कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है वो, या कोई भी FBR ने ऑर्डर दिया है वो उस वक़्त तक क्वैश मतलब ख़त्म नहीं हो सकता, वाइड नहीं हो सकता जब उसका वांट ऑफ फॉर्म जो है वो इफ़ेक्ट ना हो रहा हो। मतलब क्या इसका, या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑर्डर इशू किया गया है, आपका नाम है मिस्टर असलम, उसने गलती से लिख दिया मिसेस असलम, तो सिर्फ आप इस नाम के एरर की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर गलत है। या आपका घर है हाउस नंबर 183, उसने लिख दिया है 138, सिर्फ इस मिस्टेक की वजह से आप कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि ऑर्डर जो है वो गलत है। इस मिस्टेक की वजह से जहाँ पे लाइक आपके छोटे मोटे एरर्स हैं, छोटे छोटे से एरर हैं, इसकी वजह से आप कभी भी अपने ऑर्डर को क्वैश या वाइड नहीं करवा सकते। आपका कोई भी ऑर्डर क्वैश या वाइड उस वक्त होगा जब वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के कन्फर्मिटी के मुताबिक नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इनकम कमाई हुई है, डैट इज़ BOD मीटिंग फ़ीस, आपने बोर्ड मीटिंग अटेंड की है, आपको उसकी फ़ी मिली है, आपने सैलरी का पार्ट बनाया है, लेकिन आपको ऑर्डर इशू हो गया कि जी ये अदर सोर्स में जाएगा। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, आपको कोई भी चीज़ मिलती है वो आपकी सैलरी का पार्ट बनेगी। अगर लेकिन उसने नोटिस इशू किया है कि ये सैलरी का नहीं बल्कि आपके अदर सोर्स का पार्ट बनेगा, विच मीन्स कि डैट इज़ अगेंस्ट द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अगर वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट है, फिर वो नोटिस क्या होगा, क्वैश कंसिडर होगा, वाइड कंसिडर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सिमिलरली अगर किसी ने नोटिस इशू किया है और वो बंदा नोटिस इशू करने की कैपेसिटी में नहीं था, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपको नोटिस इशू कर दिया चेंज इन अकाउंटिंग ईयर का इंस्पेक्टर ने या ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू में, हालांकि ये नोटिस इशू करने वाली कौन अथॉरिटी है, कमिश्नर है, कमिश्नर ने नहीं किया, किसी दूसरे बंदे ने कर दिया है, तब भी ये क्या होगा, ऑर्डर क्वैश होगा। आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आपका RTO लाहौर है, आपको आज ऑर्डर कराची से, तो कराची वाला ऑर्डर जो है वो इस जुरिस्डिक्शन में फॉलो नहीं करता, तो वो क्या कंसिडर होगा, क्वैश कंसिडर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद है नादरा। नादरा इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखें हमारी हुकूमत ने किया गया हमारे साथ। आप लोगों को लगता है कि जी हम अगर अपनी इनकम वगैरह नहीं बताएंगे तो हमें नादरा या कुछ नहीं पकड़ सकते। भाई उन्होंने FBR को इंटीग्रेट कर दिया है नादरा के साथ, और नादरा जो है वो आपका रीड ओनली है। अब नादरा जो है वो किसकी हेल्प कर रहा है, FBR की, और FBR किसकी हेल्प कर रहा है, नादरा की। आप ख़ुद बताएं, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ लेनी हो, ID कार्ड चलता है, बायोमेट्रिक करवाते हैं, हर एक चीज़ आपने सिम लेनी है बायोमेट्रिक, मोबाइल लेना है बायोमेट्रिक, मोबाइल बेचना है बायोमेट्रिक, प्रॉपर्टी लेनी है बायोमेट्रिक, गाड़ी बेचनी है, गाड़ी ख़रीदनी है बायोमेट्रिक, हर जगह पे आप इवन परचेजिंग करेंगे जाके तो ID कार्ड लेते हैं आपका, है कि नहीं? क्यों? उन्हें पता है ये आवाम टैक्स पे करती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अपना बैंक जो है वो क्रिएट कर दिया, डाटा बैंक। उन्होंने ट्रांजैक्शंस की बेसिस के ऊपर ना, ID कार्ड के बेसिस के ऊपर नादरा जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, वो कलेक्ट करके शेयर करता है FBR के साथ, और FBR क्या कर रहा है, अपन लोगों को नोटिस इशू कर रहा है। इवन नादरा के पास जो है वो भी पावर्स आ गई हुई हैं कि वो किसी भी टैक्स पेयर को नोटिस इशू कर सकते हैं उसकी इनकम के मुतालिक, उसको टैक्स के मुतालिक, बट वो एज़ पर द रूल्स ही होगा जो FBR के होते हैं। तो नादरा हमारा बड़ा पावरफुल इदारा हो गया हुआ है कि वो आपके ID कार्ड्स की बेसिस पे क्या कर रहे होते हैं, आपकी इनकम की असेसमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसको रीड करते हैं। ये रीड ओनली ही है, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बता दूंगा, बट ये रीड ओनली है। कहता है जी नादरा शेल ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब अपने तहत, और अपॉन द एप्लीकेशन बाय द बोर्ड, यहाँ बोर्ड से मुराद है FBR, लिख लें, FBR की दरख्वास्त के ऊपर या खुद से, शेयर इट्स रिकॉर्ड एंड एनी इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय इट विद द बोर्ड फॉर ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, कि टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए क्या कर सकता है नादरा, खुद से या नादरा की रिक्वेस्ट से वो टैक्स पेयर का तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो किससे शेयर करेगा, FBR से शेयर कर रहा होगा। नादरा मे आइडेंटिफाई इन रिलेशन टू एनी पर्सन
नादरा हर बंदे के बारे में आइडेंटिफाई कर सकता है, चाहे वो टैक्स पेयर है या नहीं है, कि ये इनकम जो है इसकी है कि नहीं, ये रिसीट इसकी है कि नहीं, एसेट्स इसके हैं कि नहीं, प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं कि नहीं, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंडिचर, ट्रांजैक्शन, सारा कुछ जो है वो नादरा क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। इवन ये भी कि ये इस बंदे की इनकम थी, इसने नहीं बताई, इसकी असेसमेंट नहीं हो पाई, या इसके ऊपर टैक्स कम लग गया है, इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग गया है, नादरा के पास सारी ये पावर्स है कि वो हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके बारे में रख रहा है। बिकॉज क्यों, हर चीज़ में आई डी कार्ड घुसा हुआ है, बायोमेट्रिक आई डी कार्ड, बायोमेट्रिक आई डी कार्ड। इवन मगर बाप ने बेटे का बायोमेट्रिक करवा दिया ना, नादरा को लग गया पता कि भाई बेटा इसका स्टूडेंट है, बाप पैसे कमा रहा है, इन्होंने पंगा किया हुआ है, पकड़ लेंगे वो। तो नादरा इतना विजिलेंट हमारा हुआ है। फिर बोर्ड में यूज़ एंड यूटिलाइज एनी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेटेड टू इट बाय नादरा एंड फॉरवर्ड सच इंफॉर्मेशन टू एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी हैविंग इंफॉर्मेशन हैविंग जुरिसडिक्शन। कि बोर्ड करेगा नादरा से इंफॉर्मेशन लेके हर बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फलाना बंदा तुम्हारे आता है आरटीओ में, इसको पकड़ो, इससे ये इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो कलेक्ट करके हमें दो। तो बोर्ड हमारा ये काम कर रहा है। नादरा में कंप्यूट इंडिकेटिव इनकम के एहतियाती तौर के ऊपर होते ना, बज़ाहिर इनकम नादरा कंप्यूट कर सकता है। एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ एनी वन मैंशन अबव बाय द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, आर मॉडलिंग, पाइथन वगैरह, और एनी अदर मॉडर्न डिवाइसेस और कैलकुलेशन मेथड। कि नादरा और चूँकि आपस में इंटीग्रेटेड है ना, तो क्या कर सकते हैं, वो दोनों मिलके किसी बंदे को नादरा नोटिस भेज देगा, भाईजान आपके नहीं एसेट लिया था ना, आपने नहीं दिया एफबीआर को, आपकी ये इनकम बनते या टैक्स बनते कैलकुलेट कर रहे हैं। अब चूँकि एआई बीच में इन्वॉल्व हो गई हुई है, तो अब ये बड़ा एक्यूरेट पकड़ रही है। अब एस्केप करने के चांसेस जो हैं वो क्या हैं, वो ना होने के बराबर हैं, वो ना होने के बराबर है। हर चीज़ पकड़ी जाती है। ये अच्छी सिस्टम है। ये हमने 2017 में मैंने कहा था इस तरह होना चाहिए। इसका एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव और है, आप अपनी करेंसी चेंज कर दें, उस पर बार कोड ले आए या QR कोड या बार कोड ले आए, डेट्स इट। आपके मुल्क की करप्शन यूँ ख़त्म होती है। इस मुल्क में कोई बंदा 1 रुपये की करप्शन करके दिखा दे, नीयत हो ना, ये 24 करोड़ आवाम बंदे के बच्चे बन के हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अपनी करेंसी चेंज करनी है, आपको के करेंसी के डिज़ाइन चेंज करने थोड़े से, उसमें थोड़ी सी आपने बार कोड्स वगैरह लेके आना, स्कैनेबल हो। और जो पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले जो है ना, वो जो है उनके पास एक POS मशीन लगी हो कि वो जब आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप नोट स्कैन कर रहे हैं, आप उसको रियल टाइम करें इंटीग्रेट एफपीआर के साथ, हर दुकानदार जो है उसका रिकॉर्ड पहुँचेगा एफपीआर के पास। इवन एक 100 रुपया जो है ना, उसकी प्रॉपर ट्रांजैक्शन हो जाएगी कि निकला कहाँ से, किस किस के पास गया, कहाँ कहाँ से होता हुआ कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ तक ट्रेस कर सकते हैं हम लोग अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो। लेकिन ये अच्छी चीज़ है जो नादरा को हमने बीच में इंटीग्रेट किया कि अब नादरा के पास अथॉरिटी है, वो हर बंदे को क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसकी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी जो नादरा इनकम कैलकुलेट करेगा वो क्या करेगा, ये बोर्ड को नोटिफाई करेगा, और बोर्ड जो है वो क्या करेगा, उस पर्सन को बता देगा कि भाईजान हमारे मुताबिक ये आपकी इनकम बन रही है, ये आपको इनकम के ऊपर ये टैक्स पे जो है वो करना पड़ेगा, ये कंडीशंस हैं, ये पेनल्टी है, ये डिफ़ॉल्ट चार्ज है। और बोर्ड भी नादरा का साथ दे के, जब बोर्ड ने चेक करना है कि नादरा ने ठीक इनकम कैलकुलेट की है कि नहीं की। अगर सही की है तो बोर्ड क्या करेगा, आपको नोटिस भेज देगा कि आपने ये इनकम जो है वो हमें पे करनी है। अच्छा, वो पर्सन जिसकी लायबिलिटी डिटर्मिन की जाएगी और वो अपनी लायबिलिटी पे नहीं करता जो टाइम प्रेस्क्राइब किया है, तो बोर्ड जो है वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। सारा एक्शन हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, असेसमेंट, फर्दर असेसमेंट, प्रोविजन असेसमेंट वगैरह जो है वो हम कर रहे होते हैं, और अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर जो है वो भी बीच में हो रहे होते हैं। और अगर पर्सन जिसकी लायबिलिटी डिटर्मिन की है वो लायबिलिटी पे कर देता है, तो हम उसका अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर मानते हुए उसकी कहानी जो है वो वाइंड अप कर देंगे। तो दिस इज़ नादरा। इससे एक दफ़ा रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं रिकॉर्ड्स की तरफ।
उसके बाद आगे है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में अक्सर सवाल एक आधा पूछ रहा है, वो सेल टैक्स के रिकॉर्ड्स भी हैं, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स भी हैं। अक्सर जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से वो हमें क्या करना है, वो हमें देखना है, उसको हमने यहाँ पे याद रखना है। देखिए रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है, रिकॉर्ड्स का मतलब अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स या वो रिकॉर्ड जो ये बता देंगे वो है, वो हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। आपने कोई एक्सपेंस वगैरह क्लेम करना है ना, तो वो ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्ड्स ही होगा। अगर रिकॉर्ड्स नहीं है ना, आपको कभी भी कोई एक्सपेंस वगैरह क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। रसीट्स एंड रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए। अब सवाल है कि हमें रिकॉर्ड कितना अर्सा मेंटेन करने हैं, फॉर 6 ईयर्स टू विच दे रिलेट। मतलब जिस साल का रिकॉर्ड है हमें 6 साल तक क्या करना है, उसको अपने पास संभाल के रखना है। अगर कोई टैक्स ईयर 2020 का रिकॉर्ड है ना, वो टैक्स ईयर 2026 तक हमारे पास होना चाहिए। अगर आपने टैक्स ईयर 2020 में कोई एग्रीमेंट किया टेनेंसी वाला, तो 26 तक आपके पास मौजूद होना चाहिए। आपने कोई एसेट डिस्पोज ऑफ किए 2021 में, तो 2027 तक उसके डिस्पोजल रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए। तो 6 साल तक क्या करना है, आपने रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है। और अगर आपके कोई ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी, कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं, तो जब तक वो प्रोसीडिंग्स फुलफ़िल नहीं हो जाती, जब तक उन प्रोसीडिंग्स का रिज़ल्ट नहीं आ जाता, उस वक़्त तक क्या करना है, आपने उस रिकॉर्ड को अपने पास मेंटेन रखना है। ठीक है। अच्छा, कोई भी ऐसा इनकम, कोई भी ऐसा एसेट जो पाकिस्तान से बाहर है, उसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता 6 साल के वाला। ये सिर्फ किन के ऊपर अप्लाई होगा, जो पाकिस्तान में एसेट्स हैं। अच्छा, कमिश्नर जो है ये कह सकता है किसी भी टैक्स पर्सन को कि आपने इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर जो है वो इस्तेमाल करना है तमाम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तमाम रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। और अगर आपके पास मोर देन 1 प्लेसेस हैं, तो आपने वहाँ पे भी जो उनके मेन रिकॉर्ड्स हैं वो मेंटेन करने हैं, और सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपने अपने हेड ऑफिस में क्या करने होते हैं, मेंटेन करने। मतलब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सारे रिकॉर्ड में कहाँ पे मेंटेन होंगे, उनके हेड ऑफिस में। लेकिन उनकी ब्रांचेज़ हैं, उन ब्रांचेस में भी क्या हो रहे होंगे, उनके सेल, परचेज, सारे एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड जो हैं वो मेंटेन होंगे। अगर किसी बंदे की इनकम जो है वो अदर सोर्स में है, तो मतलब बिज़नेस नहीं कर रहा, अदर सोर्स पे इनकम कमा रहा है, तो जो उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, जहाँ पर रिहाइश है, वहाँ पे सारे उसने क्या करने हैं, रिकॉर्ड्स उसने अपने मेंटेन करने होंगे। तो रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर आप पैसे कमा रहे हैं फॉरेक्स से, अदर सोर्स है, कहाँ मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड, घर में। और ये इलीगल है फॉरेक्स पाकिस्तान में, आप कमाएंगे 15 जाएंगे पकड़े गए तो। ब्रोकर यहाँ पर रजिस्टर्ड है नहीं। फॉरेक्स इज़ अ पैरेलल इकॉनमी जो आपके स्टॉक एक्सचेंज की रन कर रही होती है। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज लीगल है, फॉरेक्स इलीगल है पाकिस्तान में। आप इलीगल कमा रहे हैं, तो कमा रहा है तो छोड़ दिएगा। मैंने तो आज तक जितने भी देखे ना फॉरेक्स ट्रेडर, मैंने नहीं देखा किसी को लॉस हुआ। हमने ज़रा प्रोफेशनल देखे हैं, हमने ज़रा प्रोफेशनल्स देखे हैं, हमने प्रोफेशनल्स देखे हैं। वह बहुत पीछे हो। अब हमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ मेंटेन करने हैं, वो जगह इन्होंने स्पेसिफाई की हुई है कि ये स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे हमें अपने रिकॉर्ड मेंटेन करने। इनकम फ्रॉम, अगर बिज़नेस है ना आपकी, अगर कारोबार से पैसे कमा रहे हैं, इसके रिकॉर्ड्स कहाँ मेंटेन करने होंगे, जहाँ पे आप अपना बिज़नेस कैरी कर रहे हैं। मतलब जो बुक ऑफ अकाउंट है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो कहाँ पे मेंटेन करने हैं, जहाँ पर आप अपना कारोबार कर रहे हैं। अगर आपका कारोबार मोर देन 1 प्लेसेस में हो रहा है, फैक्ट्री कहीं हो रहा है, हेड ऑफिस कहीं हो रहा है, ब्रांच कहीं हो रहा है, फिर जहाँ पे आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिज़नेस हो रहा है ना, फैक्ट्री हो गई या हेड ऑफिस हो गया, वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन होंगे। और बाकी जगहों के जो सेपरेट अकाउंट्स हैं वो आपने मेंटेन करने होंगे। अगर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है या दूसरे सोर्सेज में है, तो फिर नॉर्मली आपका बिज़नेस नहीं है, तो जो आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वहाँ पे सारे क्या करने हैं, आपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। उसके अलावा कोई भी अगर जगह है, आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई सैलरी कमा रहे हैं, कुछ भी है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर FBR ने बता दिया
कि आपने रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, आपको उसी जगह पे वो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे। ये फ़िज़िकल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉनिकली तो आपने अपने क्लाउड के ऊपर रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करने होते हैं। अब सवाल है कि किस किस बंदे को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करनी पड़ेंगी। देखें, सबसे पहली बात है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर ऐसा है जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस से पैसे कमा रहा है, किससे पैसे कमा रहा है? इनकम फ्रॉम बिज़नेस से, तो इसको जो भी इसके सम ऑफ मनी रिसीव एंड एक्सपेंसेस हैं उसका रिकॉर्ड कर रखना पड़ेगा। मतलब तमाम सेल्स का रिकॉर्ड, तमाम परचेज का रिकॉर्ड, जो सर्विसेज इसने ली हैं, जो सर्विसेज इसने दी हैं उसका रिकॉर्ड हो गया, एसेट्स का रिकॉर्ड, लाइबिलिटीज़ का रिकॉर्ड जो है वो इसे मेंटेन करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरर है ये, तो जो इसकी कॉस्ट इनकर हुई है लेबर की, मटेरियल की, ओवरहेड्स की, बुक ऑफ अकाउंट, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, सारा क्या करने पड़ेंगे, इसको ये मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, तो ये नॉर्मली अकाउंट्स हैं जो आप अकाउंटिंग में पढ़ के आ रहे होते हैं। सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, लेजर अकाउंट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो गया, ये आपने अकाउंट्स जो है मेंटेन करने हैं। उसके अलावा कोई भी टैक्स पेयर ऐसा है जिसकी बिज़नेस इनकम 5 लाख तक है और वो अपनी इनकम बिज़नेस से कमा रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसको कैश मेमो, रिसीट या इनवाइस जो है वो अपने पास रखनी पड़ेगी, जो सीरियली नंबर्ड होगी, जिसके ऊपर उसका नाम, एनटीएन नंबर, आईडी कार्ड जो है वो लिखा हो। रिसीट के ऊपर क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, गुड्स की रेट क्या है, वो मेंशन जो है वो होना चाहिए। और अगर कोई ट्रांजैक्शन 100 रुपये तक है तो पर डे कैश मेमोज जो हैं वो मेंटेन होने चाहिए। फिर डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, ये मेंटेन होना चाहिए। फिर जो परचेजेस के एक्सपेंसेस के वाउचर्स हैं वो इसके पास मौजूद होने चाहिए। अब ये लिस्ट बहुत लंबी है, बट इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कॉमन है हर जगह पे, जैसे वाउचर्स ऑफ परचेज एक्सपेंसेस जो है ये हर एक में कॉमन आ रहे हैं। डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट, सेल्स, परचेजेस, सिंगल एंट्री अकाउंट, डबल एंट्री अकाउंट, ये कॉमन है जो हर एक में आ रहे होंगे। तो ये आपने बस याद रख लेंगे, कॉमन अकाउंट्स जो हैं वो किसी भी चिपका देंगे आपके चिपक रहे होंगे। ठीक है, तो बिज़नेस में आपने क्या करना है, मोस्टली कॉमन अकाउंट्स जो हैं वो आपने अपने पास रखने हैं। ओके, जैसे अगर टैक्स पेयर जिसकी बिज़नेस इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो हम पढ़ के आए हैं वो सारा अकाउंट मेंटेन करने हैं। उसके अलावा उसको जर्नल लेजर हो गया और रिसीट्स, जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया वो, फिर जो उसके पास क्या कहते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सारा वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको मेन अकाउंट्स पे अपने साथ क्या करने पड़ेंगे, डिक्लेयर जो है वो करने पड़ेंगे। उसके अलावा जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए या प्रैक्टिशनर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इनको जो इनके क्लाइंट्स की स्लिप हैं, पेशेंट स्लिप होगी, इनवाइस होगी, रिसीट होगी, वो मेंटेन करनी है, जिसके ऊपर अगले बंदे का नाम, एंटी नंबर वगैरह मेंशन होगा। उसके अलावा जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसका डाटा वगैरह इनके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ें बेच रहे हैं, सेल्स, परचेज़, जो जिन्होंने इक्विपमेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वाउचर्स वगैरह, सारा वही मेंटेन करना है। आप देखें ये जो है ना, ये वाले ये 2 पॉइंट, डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट और वाउचर्स, ये तकरीबन हर जगह में चिपकने हैं आपके। तो अगर यही 2 याद कर लें, यही पे कहीं लिखाएंगे, आपको मार्क्स जो है वो मिल रहे होंगे। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जिसका टर्नओवर 25 लाख तक है, तो सारा कुछ यहाँ तक वही कॉमन आ रहा है जो हम पढ़ के आए हैं। बस अगला पॉइंट सिर्फ एक बीच में एडिशनल ऐड हो रहा है। जैसे क्या करना पड़ेगा, जो इसका स्टॉक इन ट्रेड का रजिस्टर है वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, जहाँ पे परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक कितना है, हाउसिंग स्टॉक कितना है, कितनी परचेजेस की हैं, कितना रॉ मटेरियल है, उसका भी इसको एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपकी इनकम सैलरी से है, प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से, अदर सोर्स से है, तो फिर अगर सैलरी से है तो आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी से है तो टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए। फिर जो रिसीट्स हैं रेंट की वो आपके पास होनी चाहिए। जो एक्सपेंसेस किए हैं उनकी रसीदें आपके पास होनी चाहिए। कैपिटल गेन में जो लाइक एविडेंसेस हैं, रजिस्ट्री वगैरह होगी प्लॉट की, वो एसेट्स को एक्वायर करने के जो शेयर वारंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो होने चाहिए। और बेचने के लिए जो है वो आपके पास होने चाहिए। अदर सोर्स में अगर डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड वारंट होना चाहिए। अगर रॉयल्टी मिल रही है, रॉयल्टी एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर कोई प्रॉफिट ऑन डेट मिला है आपको, तो जो बैंक सर्टिफिकेट देता है वो आपके पास होना चाहिए। कोई ग्राउंड रेंट वगैरह मिला है आपको, तो लीज़ एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर कोई लॉटरी, कोई राइफल वगैरह मिल गई आपको, तो उसका भी कोई सबूत लॉटरी वगैरह का आपके पास होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है आपके पास और कहाँ से आपने इनकम कमाई है। जहाँ से आपने इनकम कमाई होगी वहाँ पे क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड जो है वो आपने मेंटेन करने होते हैं। तो इसको जल्दी से पढ़ लें।
रिकॉर्ड्स एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें, बिकॉज रिकॉर्ड्स कॉमन है, ये क्रैम नहीं होने। तो ये इसमें जो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं अगर आप वो याद रख लें, अगर पेपर में आता है रिकॉर्ड्स तो हो जाएंगे। जो इसमें लास्ट ना सैलरी वाला, कैपिटल गेन वाला, अदर सोर्स वाला, इसको बस याद कर लें बिकॉज ये बड़े ईजी हैं याद करने के लिए। फिर हम आगे चलते हैं, इसको ज़रा यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिर हम ज़रा आगे चलते हैं। इसमें हम पॉज कर लो, अगली फिर नए पार्ट से शुरू करना।